Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the another part of business law. And before starting the lecture I would highly recommend it you to watch all the both part so that आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो है वो अच्छे से समझ आएगा. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो सेक्शन 10 डिस्क्राइब करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्स दैट एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जब ऑफर होता है, ऑफर से पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर के बाद वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होता है, एक्सेप्टेंस के बाद एक एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, लॉ के नज़र में ये लीगल बन जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. लेकिन अब आप बोलोगे कि कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्या वो माइनर हो सकती है? माय आंसर इज नो. अगर कोई भी पार्टी वो साउंड माइंड की है, मीन्स उसको पता है कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, मीन्स 18+ है, माइनर नहीं है, मेजर है. हर पर्सन, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी 18+ है अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, जिसको पता है भाई मेरे आसपास हो क्या रहा है, एंड इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू. कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई लीगल केस वगैरह नहीं चलना चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जिसने मेजॉरिटी की एज को डिक्लेयर कर रखा हो, साउंड माइंड का हो और जो कन्विक्ट ना हो. तो कौन कौन सी पार्टीज इस सेक्शन के अंदर आएंगी? वो 3 पार्टीज हैं. सबसे पहले तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अगर वो एक माइनर है, 18 से कम है. डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अगर वो ल्यूनेटिक है. अभी और डिस्कस करेंगे कि ये ल्यूनेटिक क्या है, माइनर क्या है, इनके बारे में भी. और दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो जाएगी अगर वो इंसॉल्वेंट है, यस इंसॉल्वेंट है और कॉन्विक्ट है तो भी, दोषी है, कॉन्विक्ट मीन्स दोषी होता है, तो दोषी है तब भी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकता. नाउ अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े. सबसे पहले इनफेंसी मीन्स माइनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. माइनर मीन्स मेजॉरिटी को अटेन कर लेना चाहिए, उसकी एज 18+ होनी चाहिए. हाँ, अगर मान लो कोई धोखे से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट में शामिल हो जाता है, उसने ये दिखाया कि वो 18+ एज का है, लेकिन बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ या किसी भी वजह से एक्शन लेना पड़ा और पता चला कि वो 18+ का नहीं है, तो क्या वो आपको, क्या आप उससे क्लेम कर सकते हो? किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते आप. तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप किसी पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो देन इट्स योर ड्यूटी कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हो, मान लो सपोज आपने 18 से कम वाले को, मीन 16, मान लो 16 ईयर का एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा अगर हो जाता है? मान लो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है, लीगल टर्म्स में बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा. एक वर्ड आएगा आपका वॉइड एब इनिशियो. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं. स्टार्टिंग से ही वॉइड मीन्स माइनर के साथ किए गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से. माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही नलीफाइड होता है, बिगनिंग से ही नॉन एग्जिस्टिंग होता है. ये इतनी बात थी. देखो इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि एग्रीमेंट अगर आप वॉइड हो जाता है, एन एग्रीमेंट बाय और विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज कंसिडर्ड टू बी न्यूलिटी और नॉन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. जिस टाइम से आपने माइनर के साथ काम किया है तो वहाँ पे आपका स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. इफ अ पार्टी हु हैज पार्टेड विद गुड्स कैन ट्रेस देम विद द माइनर, देन ही कैन रिकवर डैमेजेस फॉर ब्रीच or recover their prices, nor can money
ना तो आप मनी रिकवर कर सकते हो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। आपने 16 ईयर का एक पर्सन था ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बी के साथ ए ने धोखाधड़ी करी, बी चला गया कोर्ट। बी ने बोला कि भाई इस पर्सन ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, अब मुझे मनी भी चाहिए, क्लेम किया कि मुझे मनी चाहिए, मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे रिपेयर्स के लिए खर्चा चाहिए। कोर्ट को पता चला कि भाई ये तो 16 का है। कोर्ट ने कहा ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो हो गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही स्टार्टिंग से वॉइड हो गया, तो आप ना मनी के लिए क्लेम कर सकते हो, ना रिकवर के साथ, ना रिपेयर के लिए, रिकवर के लिए आप बोल सकते हो। तो आप ये वाला एक केस पढ़ सकते हो, जो भी मैंने डिस्कशन की है वो इसी से रिलेटेड है। नाउ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे आप लोग देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके साथ। और जो नेक्स्ट है नो रेक्टिफिकेशन। अगर आप चाहो कि मान लो अभी ये 17 का है, क्या है, माइनर है, 1 साल बाद ये 18 का हो जाएगा, या 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ये 18 का हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं अभी बना लेता हूँ, फिर मैं रेटिफाई कर लूँगा जब वो 18 का हो जाएगा। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी पॉसिबल नहीं है कि अभी आप माइनर हो और आपने मेजर में आके वो कॉन्ट्रैक्ट तब भी वॉइड ही माना जाएगा। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द माइनर। माइनर उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता जब वो मेजॉरिटी में चला जाता है। तब आपने कहा कि भाई ये मैं रेटिफाई करता हूँ, अब मैं मेजर हो गया हूँ, तो ऐसा भी केस पॉसिबल नहीं है। जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी वो ही माइनर कंसिडर करके किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आप ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा था कि आप कोई भी क्लेम वगैरह चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप आगे पढ़ो, पहले पढ़ो, तो आपने देखा अभी यहाँ पे कि जो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसमें रेक्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप मेजर हो जाते हो तब भी। नो रेस्टिट्यूशन, अब ये देखो क्या है, नो रेस्टिट्यूशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, इट इज नॉट टू बी परफॉर्म बाय आइदर पार्टी। अब कोई भी पार्टी उसको परफॉर्म नहीं करे क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया ना। बट इफ एनी पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, अगर कोई बेनिफिट के लिए रिसीव कर रहा है अंडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट from the other party, he must restore it or make compensation for it to the other party। अगर एक को बेनिफिट हो रहा है तो वो दूसरों को बेनिफिट करेगी, लेकिन माइनर के केस में ये भी गुंजाइश नहीं बचती। अगर आप माइनर को किसी भी बिजनेस में लेके आ रहे हो, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो सिर्फ बेनिफिट के लिए आता है। अगर कोई भी लॉसेस होगा तो माइनर विल नॉट बी लायबल एट ऑल। तो इसीलिए माइनर की तो खुशी खुशी रहती है जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो मेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये ध्यान रखे कि जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो मेजॉरिटी में होना चाहिए। नाउ स्टॉपल, नो स्टॉपल। अब माइनर इज नॉट बाउंड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर माइनर ने बोला है, अगर माइनर है एक कॉन्ट्रैक्ट में और उसने कुछ भी फ्रॉड का केस कर दिया या कोई बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या वो लायबल है? नहीं, वो अभी भी लायबल नहीं है। इफ अ माइनर प्रोक्यूर अ लोन और एंटर्स इनटू एनी अदर एग्रीमेंट बाय रिप्रेजेंटिंग दैट, उसने बोला कि भाई मैं फुल एज का हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब चीटिंग हुई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल हो। वो माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी लायबिलिटी के लिए। माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक्सेप्शंस में आता है, ध्यान रखना। अगर माइनर किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द नेसेसिटीज। हाँ, अगर किसी की नेसेसिटीज की बात है तो माइनर इज लायबल, बट ओनली क्या? माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, but only the minor's property is liable for necessity and no personal liability, कोई भी उसकी personal liability नहीं है। जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे आप रिकवर कर सकते हो तो रिकवर करो, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है माइनर लायबल नहीं है, बट इन केस ऑफ वो जो अभी नेसेसिटी का केस पढ़ा हमने वो उसके लिए लायबल है। नाउ माइनर एज बेनिफिशियरी, अभी तो हमने पढ़ा ना माइनर को बेनिफिट्स के लिए माइनर
खुशी खुशी के लिए अपनी जाएगा, माइनर को कोई भी लायबल नहीं है वो किसी भी लायबिलिटीज के लिए। इट इज नोटेड दैट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल, वो भी कब के केस में, वो भी सिर्फ नेसेसिटी के केस में, ठीक है। फिर अगर वो मान लो गार्जियन के साथ रिलेटेड है, गार्जियन कह रहे ये नहीं कर पाएगा तो हम कर लेंगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, गार्जियन रिस्पॉन्सिबल है। माइनर एज एजेंट, देखो माइनर एजेंट होता है तो चल जाता है, एक एजेंट हुआ, इसके ऊपर एक प्रिंसिपल बैठा है। प्रिंसिपल मीन्स जो कि जिम्मेदारी पूरी ले रहा है। मान लो ए पर्सन है, ये मालिक है शोरूम का, और बी को इसने क्या बोला, एक एजेंट बना दिया और बोला कि बी जाओ वहां पे ये गुड्स डिलीवर करके आओ। अब बी वहां गया, बी ने गलती कर दी, तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि ये एक माइनर है तो ही इज नॉट बीन रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल, ए, जो प्रिंसिपल है, जो मेन करता धरता है, जो मेजॉरिटी में है, वो लायबल है। तो कभी भी एजेंट तो माइनर हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, मेन मुद्दा जो इंसान का है, वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही बात की गई है कि प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर एजेंट। ही कैन नॉट होल्ड माइनस एजेंट पर्सनल लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट, कुछ गलती कर दी है तो। नाउ माइनर एज अ पार्टनर काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आप चाहो कि माइनर को हम सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिट्स के लिए अपनी फर्म के अंदर एंटर करने दे सकते हैं, तो यस ये आप कर सकते हो। लेकिन जो माइनर है वो इनवैलिड है पार्टनर बनने के लिए। वो जब मेजॉरिटी में जाएगा तब आप उसके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। अभी जो हमने रेक्टिफिकेशन वाला केस सीखा था ना, तो देखो मान लो मैं 16 की थी, अब ये 16 ही आ रहा है, मान लो 17 थी, 17 की एज में ए पार्टनर था। ए ने बोला कि भाई मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ए और बी के बीच में, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और बी के बीच में, ये तो वॉइड है, क्योंकि ए के साथ जो एक तो मेजॉरिटी के अंदर है नहीं, वो तो माइनॉरिटी में है। तो अब बात करेंगे कि ए ने बोला कि भाई अब मैं 18 का हो गया हूँ, हम क्या करते हैं कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को न्यू बना लेते हैं। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड है रीजन बीइंग कि अगर आप इसको ये देखोगे, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। हाँ आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर आप ध्यान दो तो माइनर के साथ, हाँ तो हम यहाँ पे थे कि ए और बी का जो भी पार्टनर है वो बना रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आप चाहो कि 18 प्लस हो गया वो, और अब कॉन्ट्रैक्ट को हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं इसमें, नहीं तो आप नया ही कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस नहीं कर सकते। माइनर एज अ मेंबर ऑफ कंपनी, माइनर जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, माइनर जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, और अगर वो बन भी जाता है तो ड्यूरिंग माइनॉरिटी ही इनकर्स नो लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी उसकी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जब आपकी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में माइनर की बात आएगी तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। होपफुली ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर इन योर हेड कि आपको समझ आ रहा होगा। श्योरिटी ऑफ माइनर, माइनर अगर मान लो क्रेडिटर से कुछ भी उधारी में लोन ले रहा है, तो माइनर जो वो है वो क्रेडिटर तो बन सकता है, पैसा ले तो सकता है। एक क्रेडिटर हो गया, जिससे लिया है वो ए और बी, दो पर्सन है। ए ने बी से लोन ले लिया, ठीक है, और इसने बोला कि अब मैं ना, कोई भी एक पर्सन है सी, ये गारंटी ले रहा है, तो ये लोन ले तो सकता है, एज अ क्रेडिटर तो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन एज अ गारंटर रोल प्ले नहीं कर सकता। ध्यान देना, ये गारंटर की तरह रोल प्ले नहीं कर सकता। रीजन इज क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है उसको पे करने के लिए। गारंटर इज रिस्पॉन्सिबल बट क्रेडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम। नाउ मॉर्टगेजेस एंड सेल्स इन फेवर ऑफ माइनर, अगर मॉर्टगेजेस है या कोई सेल्स वगैरह हो रही है माइनर की, अ सेल और मॉर्टगेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय अ माइनर इज वॉइड, ठीक है। समझ रहे हो कि अगर कोई भी सेल करी है या मॉर्टगेजेस है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो वॉइड हो जाएगी। अब देखो, अ माइनर देयरफॉर इन हुज फेवर अ डीड ऑफ सेल इज एग्जीक्यूटेड इज कॉम्पिटेंट टू सू फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कॉन्वेड देयर बाय। और अगर आप ध्यान दो, जैसे कि मान लो
1000 रुपये की कोई चीज़ है और एजेंट ने बोला, एजेंट मीन्स माइनर ने बोला कि ये 500 के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो और सामने वाले पार्टी बी पार्टी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गई। अब क्या प्रिंसिपल इसे डिनाई कर सकता है? नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही एजेंट काम कर रहा है। तो ये वाला केस होता है। माइनर कैन नॉट डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए, बस उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। नाउ जो कॉन्ट्रैक्ट है मेड विद द माइनर, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब नेसेसिटी का केस है, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज, या लोन लिया है परचेज नेसेसिटीज। मैंने मान लो लोन लिया है और मैंने उसको नेसेसिटीज के पर्पस के लिए लिया है, तो वो वैलिड होगा। वॉइडेबल कौन सा होगा? अगर मैं जो इनफोर्सेबल बाय दिस कैटेगरी इज voidable, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अवर कंट्री, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स दोज। ये जो कैटेगरी है ये हमारी कंट्री में नहीं लगती। ओनली माइनर इज एंटाइटल्ड टू इन्फोर्स नॉट द पार्टी दे, ये तो छोड़ दो। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर अदर देन दोज रेफर्ड, ये वॉइड हो जाएगा स्टार्टिंग से ही, वॉइड एब इनिशियो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसैनिटी। इंसैनिटी मीन्स जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता। ये सेक्शन 12 में आया था। तो बच्चों अभी तक के सेक्शंस याद हैं? सेक्शन 2A बताओ जल्दी जल्दी क्या होता है, सेक्शन 2B बताओ, सेक्शन 2H बताओ। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट की हमने डिस्कशन की है और ये 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको ढंग से याद होने चाहिए। कमेंट सेशन में मेंशन करो कि भाई ये तीनों ये जो एक्ट हैं वो किसके लिए हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है कि साउंड माइंड का होना चाहिए अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड होना है तो। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर एक जो पर्सन है वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं रहता कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ठीक रहता है, तो जिस टाइम पीरियड के लिए ठीक रहा है अगर उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिस टाइम पे उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। दोबारा से सुनो, एक पर्सन है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उसका दिमाग ठीक रहता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो साउंड रहता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अनसाउंड रहता है, तो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड के साथ बनाया है तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा। ये यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं कि जो पेशेंट मेंटल असाइलम में वगैरह है तो वो अगर उसके उस पीरियड के बीच में बना है तो। इडियट, लुंकेट, लुनेटिक और ड्रंकेड, ये जो 3 है ये भी साउंड माइंड के अंदर नहीं कंसिडर होते, जो कि अ पर्सन हु इज डिवॉइड ऑफ एनी फैसिलिटी ऑफ थिंकिंग और रैशनल जजमेंट, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ वगैरह वाले वो वॉइड होते हैं। ल्यूनेटिक जो कि पर्सन जो कि मेंटल पावर से डैरेज है, ल्यूनेटिक इज नॉट अ पर्सन हु इज कंटिन्यूसली ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कभी कभी वो ठीक भी रहता है कभी कभी नहीं। ड्रंक यार्ड्स के अंदर जो कि ड्रिंक वगैरह करते हैं, ड्रॉइंग हिम टू ड्रिंक, ठीक है, यहाँ पे ये सब बातें की गई है। सीरियसली अफेक्टेड बाय ड्रिंक इक्विटी, तो ये सारे पर्सन्स भी नहीं आते हैं आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट को वो पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारी कंट्री ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लॉ ने ही, जैसे एलियन एनिमी है, मान लो इंडिया और एक कंट्री है चाइना, इनका चल रही थी अपना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही जब ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ पाया तब तक इनके बीच में वॉर शुरू हो गई। अच्छा, अगर वॉर शुरू हो गई तो अब ये हमारे लिए कौन बन गया? एलियन एनिमी बन गई। जैसे ही हमारी एलियन एनिमी बन गई, एट दैट सिनेरियो हमारे साथ इनके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, तो ये इसके अंदर आता है। फिर फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर, आप देखते हो ना एम्बेसीज खुली होती है, वो भी हमारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती। कॉरपोरेशन, कोई भी कॉरपोरेशन है आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने बनाया है,
कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट में है, पब्लिक बॉडीज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट सच एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अ कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट ओनली इन, कोई फिजिकल बॉडी फॉर्म नहीं है, इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी, ये सेल परचेज कर सकती है। तो लॉ इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दोज ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है उसके सीमित में ही रहना पड़ता है इनको कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। कन्विक्ट्स है और भी देख लो कुछ है, सच अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द अनएनिमस वोट ऑफ ऑल इट्स मेंबर। अगर सारे के वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अगर एक आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट के बियॉन्ड जाते हो तो वो वॉइड हो जाता है, और अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी रेटिफिकेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, चेंजेस नहीं कर सकते। Besides that a company etc cannot make a certain contract at all contrary to marry, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप नहीं कर सकते हो। कॉन्विक्ट अगर दोषी है, वो उसके ऊपर केस चल रहा है, तो भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। प्रोफेशनल पर्सन इन इंग्लैंड बैरिस्टर एट लॉ आर प्रोहिबिटेड बाय द एटिक्वेट ऑफ देयर प्रोफेशन फ्रॉम सुइंग फॉर देयर फीस, सो ऑल्सो are the fellow member of the Royal College of Physicians in our country, no professional disqualification exists। हाँ, हमारी कंट्री में ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, इतना ही था, इतना ही करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। अभी तो बच्चों आप लोगों का एक तरीके से डिटेल्ड कोर्स चल रहा है ये, इसमें मैं सारी के सारे पॉइंट्स कवर करती जाऊंगी। जब आपके एग्जाम से 10 डेज लेफ्ट होंगे तो अब हम लोग एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उनको एग्ज़ाम में फ्रेम करके जाना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस कराऊंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, आपकी स्टडीज़ में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को मोर एज मोर पॉसिबल। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।